हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं न्यूटन बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी का आज अगला पार्ट देखते हैं कि बंगाल में किस तरह ब्रिटिश मतलब बंगाल कैसे मुगल से स्वतंत्र होता है और उसके बाद किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वहां पर शासन कर लिया जाता है। आइए जानते हैं बंगाल के बारे में। नहीं, अभी आप जो बंगाल सुन रहे हैं पश्चिम बंगाल, उस समय का बंगाल और अभी के बंगाल में बहुत अंतर है। क्या अंतर है समझ लेते हैं। देखिए, बंगाल, उस समय के बंगाल में वर्तमान का, लिख लीजिएगा, वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यह सब प्रांत उस समय बंगाल में शामिल था। मतलब अभी के हिसाब से देखिएगा तो इतना बड़ा क्षेत्र उस समय के बंगाल में शामिल था। इसे ही बंगाल कहा जाता था उस समय। बंगाल मुगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूबा था। देखिए, मुगल काल में प्रांत को, राज्य को सूबा कहा जाता था और सूबा का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। तो उस समय बंगाल बहुत बड़ा सूबा था और बंगाल बहुत धनी ही और संपन्न प्रदेश था। बंगाल धनी और संपन्न प्रदेश था, इसलिए बंगाल पर मुगल का हमेशा, जब तक औरंगजेब रहा तब तक बंगाल पर अधिकार करके रखा। लेकिन जब औरंगजेब का निधन हो जाता है तो मुगल का जो केंद्रीय सत्ता, दिल्ली से जो सत्ता चल रहा था, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और बंगाल मुगल के हाथ से निकल जाता है। सबसे पहले पढ़े थे हम मुगल काल में, रंगीला के समय में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का स्थापना होता है। उससे पहले बंगाल मतलब व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था। मतलब अधीन में देखेगा तो मुगल का अधीन ही था, लेकिन व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। देखिए, हम पढ़े थे कि बंगाल में स्वतंत्र शासन का स्थापना करने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को जाता है। तो मुर्शिद कुली खां के बारे में सबसे पहले समझते हैं। मुर्शिद कुली खां के बारे में पहले यहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिए कि बंगाल में स्वतंत्र सत्ता का स्थापना करने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को जाता है। मुर्शिद कुली खां को जाता है। तो बंगाल में स्वतंत्र सत्ता का स्थापना कौन करता है? मुर्शिद कुली खां। देखिए, बंगाल में मुर्शिद कुली खां के बारे में यहां से समझ लीजिए। ये 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इसे दीवान नियुक्त करता है। 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इसे बंगाल का दीवान नियुक्त करता है। देखिए, सूबा में जो शासन चलता था, सबसे पहले केंद्र मुगल का, जब हम प्रशासन पढ़ेंगे तो केंद्र से जो सूबा उस समय राज होता था, सूबा उस समय क्या था? राज को सूबा कहा जाता था। और सूबा में शासन दो तरह से चलता था। एक का काम रहता था प्रशासनिक कार्य और एक का रहता था दीवानी कार्य। प्रशासनिक कार्य में क्या होता था? शासन प्रशासन चलाना, समझ गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कौन सा काम करना है नहीं करना है, ये प्रशासनिक काम होता था। और प्रशासनिक काम करने वाला अधिकारी को निजामत कहा जाता था, या इसी को सूबेदार कहा दिया जाता था। और दीवानी, राजस्व वसूलने का अधिकार जिसके पास रहता था उसे दीवानी मामला कहा जाता था, और या उसको दीवान कहा जाता था। तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था मुर्शिद कुली खां को। जब औरंगजेब का निधन हो जाता है 1707 ईस्वी में, उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम बनता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर बनता है।
फर्रुखसियर के शासनकाल में 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा से बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। मतलब पहले शासन में 2 व्यक्ति रहते थे, उसके जगह पे अब एक ही व्यक्ति आ गया, मुर्शिद कुली खां। दीवानी कार्य भी मतलब दीवान भी बन गया और सूबेदार भी बन गया। अब पूरा का पूरा मतलब शासन चलाने का काम भी और राजस्व वसूलने का काम भी मुर्शिद कुली खां के पास आ गया। तो यहीं से इसे नवाब कहा जाने लगा। नवाब का मतलब यह बंगाल का सर्वे सर्वा हो गया। और बंगाल का प्रथम नवाब कौन उभर के आता है? तो मुर्शिद कुली खां उभर के आता है। उसके बाद 1719 ईस्वी में उड़ीसा के भी सूबेदारी मिल जाती है। 1719 ईस्वी में उड़ीसा का सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को मिल जाता है। उसके बाद क्या करता है मुर्शिद कुली खां? अब देखिए, मुर्शिद कुली खां ऐसे नहीं बोलता है हम स्वतंत्र है, व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र काम करता है, लेकिन यह कर के तौर पर मुगल बादशाह को पैसा भेजते रहता है। इसके बाद ये बंगाल में इसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य किया जाता है वो क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। तो बंगाल में भू राजस्व वसूली हेतु एक व्यवस्था, भू राजस्व वसूली हेतु एक नई प्रणाली या एक नई व्यवस्था की शुरुआत किया गया। व्यवस्था की शुरुआत किया गया जिसे इजेदारी जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहा गया। इजेदारी व्यवस्था कहा गया। भू राजस्व वसूली हेतु एक नई व्यवस्था की शुरुआत किया गया बंगाल में, जिसे इजेदारी व्यवस्था कहा गया। ठेके पर मतलब ये ठेके पर भू राजस्व वसूली हेतु व्यवस्था की शुरुआत किया गया, जिसे इजेदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में इजेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा शुरुआत किया गया था। इतना नहीं पूछेगा इजेदारी व्यवस्था क्या था। तो ठेका पर भू राजस्व वसूलने की एक नई व्यवस्था थी, जिसे इजेदारी व्यवस्था कहा गया। इसके द्वारा इतना ही नहीं, समेटाते हैं फिर। इसके द्वारा मुर्शिद कुली खां के द्वारा और क्या किया गया? तकावी ऋण की शुरुआत किया गया। तकावी ऋण की शुरुआत। तकावी ऋण की शुरुआत क्या किया गया? तो जो भी किसान मतलब खेती करने में सक्षम नहीं थे, उसको अग्रिम ऋण उपलब्ध करना होना। तो गरीब किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु तकावी ऋण की शुरुआत किया गया। और इतना ही नहीं, जो किसान भू राजस्व देने में सक्षम नहीं था, उसको सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण की शुरुआत किया गया। मतलब ऋण देते थे, उससे क्या करते थे, किसान खेती करते थे और खेती करके मतलब अपना भू राजस्व चुका देते थे। इसीलिए शुरुआत किया गया था तकावी ऋण की। तो पूछा जाता है बंगाल में तकावी ऋण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। इजेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही बंगाल में मुर्शिद कुली खां के समय में जमींदारों के द्वारा 3 विद्रोह किया गया। बंगाल में इसी के शासनकाल में, मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में
बंगाल में जमींदारों के द्वारा 3 विद्रोह किया गया। 3 विद्रोह किया गया। फर्स्ट विद्रोह, पहला विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? पहला विद्रोह का नेतृत्व करने वाला सीताराम राय। उदय नारायण, सीताराम राय, उदय नारायण। और सेकेंड विद्रोह, दूसरा विद्रोह सुजात खां के नेतृत्व में, सुजात खां के नेतृत्व में। और तीसरा विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में, नजात खां के नेतृत्व में। तो बंगाल में जमींदारों के द्वारा मुर्शिद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुआ था। एगो सीताराम, उदय नारायण और एक मुस्लिम था। और सेकेंड विद्रोह सुजात खां के नेतृत्व में किया गया और थर्ड विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में किया गया था। तो यह बात आपको याद रखना है कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में 3 विद्रोह हुआ था। सीताराम राय के द्वारा, किसके द्वारा विद्रोह किया गया था? तो जमींदारों के द्वारा। होता क्या था, ये सब विद्रोह करता था, फिर भी मतलब मुर्शिद कुली खां के समय में मुर्शिद कुली खां से मतलब माफी मांग लेता था, तो ये सबको माफ कर दिया जाता था। इसके कारण इसके समय में 3 विद्रोह हुआ था। कभी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है कि मतलब ये बंगाल में जो है मुर्शिद कुली खां के समय में कौन कौन व्यक्ति विद्रोह किया था। तो सीताराम राय, उदय नारायण, उसके बाद सुजात खां, नजात खां, इस सब के अथी में विद्रोह हुआ था। तो आप मुर्शिद कुली खां के बारे में यह सब बात याद रखना है कि 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा दीवान नियुक्त किया गया था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1719 ईस्वी में उड़ीसा की भी सूबेदारी मुर्शिद कुली खां को मिल जाता है। ठेके पर भू राजस्व व्यवस्था की नई प्रणाली की शुरुआत किया गया, जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है, मुर्शिद कुली खां के द्वारा शुरू किया गया। मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल में तकावी ऋण की शुरुआत किया गया। मुर्शिद कुली खां के समय बंगाल में 3 विद्रोह हुआ था, एक सीताराम राय, उदय नारायण और सेकेंड विद्रोह सुजात खां के नेतृत्व में, थर्ड विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में। इतना बात आपको मुर्शिद कुली खां के बारे में याद रखना है। और हाँ, मुर्शिद कुली खां कब से कब तक बंगाल का नवाब रहा था? तो मुर्शिद कुली खां 1717 से लेके 1727 तक बंगाल का नवाब रहा था। देखिए मुर्शिद कुली खां हेडिंग बना के आप यहाँ से मुर्शिद कुली खां के बारे में लिख लीजिएगा। 1700 में औरंगजेब के द्वारा दीवान बनाया गया, 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा सूबेदार बनाया गया, 1719 में उड़ीसा की सूबेदारी मिल गया, इसके द्वारा बंगाल में इजाजत व्यवस्था की शुरुआत किया गया, इसके द्वारा बंगाल में तकावी ऋण की शुरुआत किया गया। इसी के समय में मतलब बंगाल में 3 विद्रोह हुआ था। ये सब बात आप मुर्शिद कुली खां के बारे में लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। अगला बंगाल का सूबेदार बनता है, अगला कौन बंगाल का सूबेदार बनता है? तो मुर्शिद कुली खां का दामाद, मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कब से कब तक? तो 1727 से लेके 1739 तक, 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब बनता है सुजाउद्दीन। यह कौन रहता है? तो मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है। सही देखिए, मुर्शिद कुली खां के बारे में एक बात बताना भूल गए, क्या था इंपॉर्टेंट बात? यह इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिएगा। मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां के द्वारा, देखिए जब बंगाल का शुरुआती समय में राजधानी था ढाका, यहाँ से मुर्शिद कुली खां के बारे में मतलब उसी में लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। बंगाल की शुरुआती राजधानी था ढाका, लेकिन मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल का नया राजधानी बनाया गया ढाका की जगह मुर्शिदाबाद का, मुर्शिदाबाद
कुली खां के द्वारा बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया गया। मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद के नाम से भी जाना जाता था। मकसूदाबाद, मुर्शिदाबाद बनाया गया। देखिए, मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल की नई राजधानी किसे बनाया गया? मुर्शिदाबाद को। तो पहले बंगाल के शुरुआती समय राजधानी क्या था? ढाका। ढाका से मुर्शिद कुली खां राजधानी बदल के कहा गया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का पुराना नाम क्या था? मकसूदाबाद। मकसूदाबाद का नाम चेंज करके मुर्शिदाबाद किया और बंगाल का नया राजधानी बनाया गया मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां अपने ही नाम पर एक नया शहर बनाया जिसे मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है। तो यह बात आप मुर्शिद कुली खां में पॉइंट कर लीजिएगा। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था। इस कारण यह बंगाल का अगला नवाब बनता है सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में आपको एक ही बात याद रखना है, 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में बिहार प्रदेश को बंगाल में शामिल कर लिया जाता है। तो बिहार कब बंगाल में शामिल हो जाता है? 1733 ईस्वी में। उससे पहले बिहार भी एक सूबा था, एक प्रांत था, लेकिन बिहार को बंगाल में मिला लिया जाता है। कब? 1733 ईस्वी में। किसके द्वारा मिला लिया जाता है? सुजाउद्दीन के द्वारा मिला लिया जाता है। तो सुजाउद्दीन के बारे में बस यही पॉइंट आपको याद रखना है कि बंगाल का मुर्शिद कुली खां के बाद अगला नवाब कौन बनता है? तो सुजाउद्दीन। कब से कब तक? तो 1727 से 1739 तक। और मुर्शिद सुजाउद्दीन कौन रहता है? तो मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछेगा तो यही पूछेगा कि बिहार प्रदेश को बंगाल में जब शामिल किया गया था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सुजाउद्दीन था। सुजाउद्दीन के बाद अगला नवाब बनता है, इसी का पुत्र रहता है, सुजाउद्दीन का पुत्र रहता है सरफराज खां। सरफराज खां 1700, हाँ यहाँ पे एक बात और कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1739 में बिहार प्रदेश को बंगाल में शामिल कर दिया जाता है और इसका उप सूबेदार, इसका मतलब बिहार का, इसका उप सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया जाता है। अली वर्दी खां को बनाया जाता है। तो किसका? तो बिहार का। बिहार का उप सूबेदार किसे बनाया जाता है? अली वर्दी खां को। अब आप नोट कर लीजिएगा कि 1735 में बिहार प्रदेश को बंगाल में शामिल कर लिया जाता है और बिहार का उप सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया जाता है। सुजाउद्दीन में इतना ही बात याद रखना। उसके बाद सरफराज खां 1739 ईस्वी में नवाब बनता है और 1740 ईस्वी तक, मतलब एक ही साल के लिए नवाब बनता है। होता क्या है? देखिए, अली वर्दी खां बिहार का उप सूबेदार रहता है। अली वर्दी खां जब बिहार का उप सूबेदार रहता है, इसी के समय 1740 ईस्वी में सुजाउद्दीन का निधन हो जाता है। तो सुजाउद्दीन का पुत्र रहता है सरफराज खां, वो नवाब बन जाता है। लेकिन नवाब अली वर्दी खां भी बनना चाहता था। अली वर्दी खां बहुत ही योग्य शासक थे, वो उसका बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। इसके कारण अली वर्दी खां चाह रहा था बंगाल का नवाब बनना, लेकिन बनेंगे कैसे? तो अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच में 1740 ईस्वी में 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया या इसे ही घेरिया कहा जाता है। गिरिया या घेरिया का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में युद्ध होता है? तो अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच। किसके किसके बीच में युद्ध होता है? तो अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच में युद्ध होता है। सरफराज खां युद्ध में हार जाता है। अली वर्दी खां युद्ध जीत जाता है, हार जाता है। और इतना ही नहीं, गिरिया के युद्ध में सरफराज का हत्या हो जाता है। अली वर्दी खां के द्वारा सरफराज खां का युद्ध में हारा के और उसका हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद अली वर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बनता है। तो यहाँ से आगे देखेंगे तो सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां के बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है अली वर्दी खां। तो आइए आगे समझते हैं अली वर्दी खां के बारे में कि कैसे कैसे बंगाल का नवाब बना, किस तरह से।
जान गए गिरिया के युद्ध से। सरफराज खां का हत्या के बाद अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बनते हैं। देखिए अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। देखिए होता क्या है, गिरिया के युद्ध के बाद सरफराज खां का हत्या कर देता है और सरफराज खां के हत्या के बाद अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बनता है। अगला नवाब बनता है और इसमें देखिए नवाबी पद की स्वीकृति है तो अलीवर्दी खां वैधानिक रूप से नवाब के पद की स्वीकृति हेतु मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ का नजराना भेजता है। नजराना मतलब घूस, भेंट, तोहफा, नजराना भेजता है। और ये देखिए 2 करोड़ का नजराना भेजकर और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से बंगाल का नवाब के पद की स्वीकृति ले लेता है। क्योंकि अलीवर्दी खां मुर्शिद कुली खां का कोई था नहीं। मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन, तो वो नवाब बना, और सुजाउद्दीन का बेटा था सरफराज खां, तो उसके कारण वो नवाब बना। लेकिन अलीवर्दी खां उसका कोई नहीं था। लेकिन फिर वो सरफराज खां का हत्या कर देता है और इसके एवज में 2 करोड़ रुपया मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेज देता है। मोहम्मद शाह रंगीला इसे वैधानिक रूप से मतलब इसको बंगाल का नवाब के पद के लिए स्वीकृति दे देता है अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां यह 2 करोड़ रुपया भेजने के बाद इसके बाद कभी भी मुगल बादशाह को टैक्स नहीं देता है। यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अलीवर्दी खां के समय में क्या होता है। जब हम मराठा पढ़ेंगे तो मराठा और अलीवर्दी खां के शासनकाल में देखिए अलीवर्दी का शासनकाल है 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। इस समय मराठा शासक रहता है बालाजी बाजीराव। समय शासन रहता है बालाजी बाजीराव का भी कार्यकाल देखिएगा तो 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक रहता है। बालाजी बाजीराव मतलब मराठा और बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। क्यों संघर्ष शुरू हो जाता है आप यहाँ पे देखिएगा। थोड़ा सा नक्शा में समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, यह मराठा का क्षेत्र रहता है और यह बंगाल रहता है। अब देखिए मराठा विस्तार करना चाह रहा है। मराठा इधर भी विस्तार करता है, इधर भी विस्तार करता है और ऊपर भी विस्तार करता है। तो हर तरह मराठा विस्तार करते रहता है। मराठा में जब हम देखेंगे कि मराठा किस किस तरह से विस्तार करता है अपना क्षेत्र का, तो मराठा और मराठा और बंगाल के नवाब का सीमा आपस में टच करने लगता है। इससे क्या होता है कि मराठा बंगाल के नवाब को कहता है कि आप हमें चौथ दे दीजिए। जब हम मराठा पढ़ेंगे तो मराठा के एक कर होता था जो अपने से पड़ोसी राज्यों को लिया जाता था, चौथ लिया जाता था। चौथ होता क्या था कि चौथ होता था कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, उसके एवज में आपको चौथ देना होगा, मतलब आपके भूराजस्व का 1/4 भाग हमको देना होगा। मराठा का यह रहता था। तो मराठा और अलीवर्दी खां के बीच में संघर्ष चलते रहा, मतलब बहुत समय तक संघर्ष चलते रहा। अंतिम रूप से 1751 ईस्वी में मराठा सरदार रहता है रघुजी भोसले। मराठा सरदार रघुजी भोसले और अलीवर्दी खां के बीच संधि हो जाता है।
संधि हो जाता है। इस संधि में क्या होता है, अलीवर्दी खां उड़ीसा का क्षेत्र मराठा को दे देता है। उड़ीसा का क्षेत्र मराठा को दे देता है। उड़ीसा का क्षेत्र मराठा को दे देता है। साथ ही साथ बंगाल में, मतलब बंगाल और बिहार में 12 लाख रुपये चौथ के रूप में देना स्वीकार कर लेता है। मतलब अलीवर्दी खां मराठा को चौथ देने के लिए, मतलब मराठा को चौथ देना स्वीकार कर लेता अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां मराठा से संधि करने के बाद उड़ीसा का क्षेत्र, पूरा उड़ीसा का क्षेत्र, यह जो उड़ीसा का क्षेत्र देखते हैं, यह उड़ीसा का क्षेत्र पूरा मराठा को दे दिया। और बंगाल में मान लिया कि हम आपको प्रत्येक वर्ष 12 लाख रुपया चौथ के रूप में देंगे। तो मराठा से इस तरह संधि हो गया अलीवर्दी खां का। उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे, देखिएगा इससे पहले आप, जब हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे तो आप पढ़ चुके थे कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध 49 से लेकर 54 के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध 56 से लेकर 63 के बीच में हुआ था। तो देखिए यह सब जो युद्ध हो रहा है, इस सब किसके कार्यकाल में हो रहा है, अलीवर्दी खां के कार्यकाल में हो रहा है। जब अलीवर्दी खां के कार्यकाल में कर्नाटक का युद्ध हो रहा है, कर्नाटक में क्या था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तो उसी में देखिएगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी बंगाल में भी अपनी अपनी कोठी का किलाबंदी करना चाह रहा था, लेकिन अलीवर्दी खां किलाबंदी करने से हमेशा रोक देता था। अंग्रेज को कलकत्ता में और फ्रांसीसी को चंद्रनगर में किलेबंदी नहीं करने दिया। अंग्रेज को कलकत्ता में और फ्रांसीसी को चंद्रनगर में किलेबंदी अलीवर्दी खां अपने शासनकाल में नहीं करने दिया। साथ ही साथ यह मुगल को बोले थे कि मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए का नजराना भेंट कर बंगाल में नवाब के पद की स्वीकृति ले लेता है। उसके बाद मुगल को कर देना, मतलब कर नहीं देता है। उसके बाद इसी के शासनकाल में इस मराठा से भी संघर्ष खत्म हो जाता है। मराठा से, मतलब चौथ के रूप में मराठा को चौथ देने के लिए स्वीकार कर लेता है और अंग्रेज और फ्रांसीसी से भी निपट के रहता है। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो जाता है तो उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगता है। इसके शासनकाल में इतना, इसके मतलब किसके, अलीवर्दी खां के, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो जाता है जिस कारण उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ अलीवर्दी खां के बारे में एक स्टेटमेंट याद रखना है। यह यूरोपियों की तुलना, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया। क्या बोला कि अगर इसे न छेड़ा जाए तो यह शहद देगी और छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेगी। तो यह स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि किसने बोला था, मतलब
किसने जो है अंग्रेज या यूरोपियों की तुलना, खास करके अंग्रेज की तुलना, उसने यूरोपियों की भी तुलना किया था। यूरोप में मतलब अंग्रेज के साथ साथ उसमें फ्रांसीसी भी था, डच भी था, इसलिए यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया। और क्या बोला, अगर इसे ना छेड़ा जाए तो यह शहद देगी। मतलब मधुमक्खी को जब तक ना छेड़िएगा तो वो शहद देगी, लेकिन उसे छेड़िएगा तो काट काट कर खा जाएगी। इसलिए यूरोपियों के बारे में बोला इसे ना छेड़ा जाए तो यह शहद देगी, लेकिन अगर इसको छेड़िएगा तो यह काट काट कर खा जाएगी। तो अलीवर्दी खान ने ही यह स्टेटमेंट दिया था अंग्रेजों की तुलना, मतलब अंग्रेजों यूरोपियों का तुलना किया था मधुमक्खी से। तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक यह मुगल को 2 करोड़ रुपए का नजराना भेजकर बंगाल के नवाब के पद की स्वीकृति लेता है। साथ ही साथ 1751 ईस्वी मराठा से संधि कर लेता है, मराठा को उड़ीसा का क्षेत्र दे देता है और 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना स्वीकार कर लेता है। अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसी को चंदनगर में किलेबंदी नहीं करने देता अपने शासनकाल में। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि उस समय भारत का स्वर्ग किसे कहा जाने लगा, बंगाल को कहा जाने लगा। अलीवर्दी खान जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करता है, तो यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद अलीवर्दी खान का कोई अपना पुत्र नहीं रहता है, यह समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं रहता, इसका कोई पुत्र नहीं रहता, इसे 3 पुत्री रहती है। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं रहता है, इसे 3 पुत्री, इसका 3 गो पुत्री है, 3 पुत्री है। 3 पुत्री के बारे में तो क्या बात याद रखना है, 3 पुत्री का शादी एक का पटना के गवर्नर के साथ करता है, एक को पूर्णिया, और एक का शादी ढाका में। देखिए पटना में जो मतलब जिसका शादी करता है उसके अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री रहती है, और छोटी पुत्री का ही पुत्र रहता है। नहीं, उसका पुत्री का नाम नहीं याद रखना, उसके पुत्री में खाली ढाका में जिसका शादी, मतलब अलीवर्दी खां ढाका में जिस पुत्री का शादी करता है उसका नाम है घसीटी बेगम, बस उसी का नाम याद रखना है, घसीटी बेगम का। ऐसे उसकी छोटी पुत्री का नाम है अग्नि बेगम, बीच वाली पुत्री का नाम है लतीटी बेगम, लेकिन ये सब आपको याद नहीं रखना है। पूर्णिया में जो अपने पुत्री का शादी करता है उसका पुत्र रहता है, उसका पुत्र रहता है, ये हम लिख ले रहे हैं, आपको समझना है। पूर्णिया में जो अपनी पुत्री का शादी करता है उसका पुत्र रहता है। एक के शादी पूर्णिया के, मतलब तीनों पुत्री का शादी शादी कहाँ करता है, ढाका के गवर्नर के साथ, पूर्णिया के गवर्नर के साथ और पटना के गवर्नर के साथ। ये सब इसका दामाद रहता है अलीवर्दी खां का। लेकिन होता क्या है, अलीवर्दी खां के मतलब जीवन में ही, मतलब जीवित रहते हुए ही तीनों दामाद का निधन हो गया रहता है। तो पूर्णिया में जिसका शादी करता है उसका पुत्र रहता है, उसका पुत्र रहता है शौकत जंग, शौकत जंग। और पटना में जिसका शादी करता है उसका पुत्र रहता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। अब देखिए तीनों का किरदार है। अलीवर्दी खां के जिंदा रहते ही इसके तीनों पुत्र का पति, मतलब उसका तीनों दामाद मर जाता है। तो देखिए घसीटी बेगम का अपना कोई पुत्र नहीं रहता है। पूर्णिया के जो नवाब रहता है उसका पुत्र रहता है शौकत जंग, और पटना के जो नवाब रहता है, मतलब पटना में जो इसके पुत्र का, मतलब इसके पुत्री का जो शादी हो रहा था उसका पुत्र रहता है सिराजुद्दौला। तो देखिए सिराजुद्दौला का मतलब अलीवर्दी खां का लगाव ज्यादातर सिराजुद्दौला से था, क्योंकि सिराजुद्दौला से क्या होता था, जब सिराजुद्दौला का जन्म होता है तो उस समय अलीवर्दी खां के जीवन में बहुत अमूलचूल परिवर्तन आता है। इसी कारण सिराजुद्दौला पे अलीवर्दी खां का ज्यादा मतलब ध्यान रहता है, और साथ ही साथ यह अलीवर्दी खां के यहाँ ही बंगाल में ही रहते रहता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां अपने जीवन में ही सिराजुद्दौला का अपना
उत्तराधिकार बना देता है, मतलब उत्तराधिकार नियुक्त करता है। लेकिन इससे दिक्कत किसको हो जाता है? शौकत जंग को। शौकत जंग सिराजुद्दौला का कौन है? तो मौसेरा भाई है। और घसीटी बेगम को दिक्कत हो जाता है। शौकत जंग और घसीटी बेगम नहीं चाहता है कि सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बने। इसी के कारण देखेंगे ये किस तरह मतलब सिराजुद्दौला को हटाने के लिए शौकत जंग और घसीटी बेगम मिलकर मतलब षड्यंत्र करता है। तो यह बात आप समझ गए होंगे कि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं रहता है, इससे 3 पुत्री रहती है। 3 पुत्री का शादी कहाँ कहाँ हुआ रहता है? तो एक पटना में, एक का पूर्णिया में, मतलब पटना के गवर्नर के साथ, पूर्णिया के गवर्नर के साथ, ढाका के गवर्नर के साथ। ढाका के गवर्नर के साथ हुआ रहता है। उस पुत्री का नाम है घसीटी बेगम। उसके पुत्री का नाम क्या है? मतलब अलीवर्दी खां की पुत्री का नाम है घसीटी बेगम। और पूर्णिया में जिसका शादी, मतलब जिस पुत्री का शादी किया था उस पुत्र का नाम है, मतलब उसके पुत्र का नाम है शौकत जंग। और पटना में जिस पुत्री का शादी किया था उसके पुत्र का नाम है सिराजुद्दौला। मतलब अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला कौन हुआ? नाती हुआ। नाती समझ गए होंगे। और शौकत जंग भी कौन है? उस अलीवर्दी खां का नाती है। और घसीटी बेगम तो अलीवर्दी खां का पुत्री है। यह बात आप समझ गए होंगे। अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला को अपना, क्या है कि अलीवर्दी खां के जीवन में ही मतलब इसमें से कोई कोई मतलब चाहे ढाका, पूर्णिया या पटना का कहीं का दामाद इसका जिंदा रहता तो उसमें से किसी को उत्तराधिकार बनाता। लेकिन ना तो ढाका का, ना ही पूर्णिया का, ना ही पटना का इसका दामाद जिंदा था। जिस कारण अलीवर्दी खां अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को बनाता है। सिराजुद्दौला को बनाते ही शौकत जंग और घसीटी बेगम इसका विरोध करता है। शौकत जंग चाहता है कि हम मतलब नवाब बने, और घसीटी बेगम भी चाहती रहती है कि शौकत जंग नवाब बने। तो इसी में जानते हैं किस तरह कैसे मतलब विद्रोह होता है सिराजुद्दौला। तो आइए आप समझते हैं अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला के शासनकाल को। देखिए सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला 1756, अप्रैल 1756 में, वो डेट आपको नहीं याद रखना है। 1756 से लेकर 1757 1 साल के लिए नवाब बनता है। सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला ये हम आपको बता दिए थे, फैमिली ट्री बता दिए थे, फिर भी यहाँ लिख देते हैं। अलीवर्दी खां का, अलीवर्दी खां का नाती, नाती मतलब उसका नैत था। नाती मतलब दोहित्र। दोहित समझते होंगे। दोहित का अर्थ क्या होता है? पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र। कभी भी आ जाता है क्वेश्चन कि सिराजुद्दौला कौन था? तो अलीवर्दी खां का नाती था। नाती नहीं तो दोहित। दोहित मतलब क्या? तो पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां अपना उत्तराधिकारी किससे बनाता है? सिराजुद्दौला को बनाता है। अब देखिए सिराजुद्दौला का शासक मतलब नवाब बनते ही इसका विरोध करने वाला कौन था? तो शौकत जंग और घसीटी बेगम। शौकत जंग कौन थे? तो बता दिए थे, सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई था। और घसीटी बेगम उसकी मतलब सिराजुद्दौला का मौसी थी। ये होता क्या है? अब देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला का विरोध करने वाला कौन है? तो विरोध करने वाला है शौकत जंग, शौकत जंग और घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, ये शौकत जंग कौन है? तो सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई है। मौसेरा भाई है। और घसीटी बेगम कौन है? तो सिराजुद्दौला का मौसी है। यह बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम आपको जब कर्नाटक का तीसरा युद्ध पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 में शुरू होता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब शुरू होता है? कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब शुरू होता है? तो 1756 में। 1756 से लेकर 1763 तक चलता है। अब देखिए बताइए कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध यहाँ कहाँ से आ गया? अब देखिए हिस्ट्री को लिंक अप कीजिए, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। क्या होता है जब 1756 ईस्वी में कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू होता है तो अंग्रेज, किसके किसके बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज क्या करता है? अंग्रेज कोलकाता का
और फ्रांसीसी चंद्रनगर का किलाबंदी करना शुरू करता है। किलाबंदी करना शुरू करता है। देखिए, सिराजुद्दौला से बिना पूछे अंग्रेज जो है कोलकाता का और फ्रांसीसी चंद्रनगर का किलेबंदी करना शुरू करता है। जब अंग्रेज कोलकाता का और फ्रांसीसी चंद्रनगर का किलाबंदी शुरू करता है, क्यों शुरू करता है? क्योंकि कर्नाटक का तीसरा युद्ध होने वाला है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध होने वाला है, जिसके कारण दोनों अपने अपने जान जाता है कि अब हम मतलब अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किलाबंदी करना शुरू करता है। अंग्रेज अपने किला के ऊपर तोप लगाना शुरू करता है। तो यह बात की सूचना जब सिराजुद्दौला के पास जाता है तो सिराजुद्दौला दोनों के ऊपर आदेश भेजता है कि अपना अपना किलाबंदी करना बंद करिए। तो उससे क्या होता है? फ्रांसीसी किलाबंदी करना बंद कर देता है। फ्रांसीसी किलाबंदी करना बंद कर देता है, लेकिन अंग्रेज बंद नहीं करता है। इसके कारण सिराजुद्दौला क्या करता है? जून 1756 ईस्वी को अंग्रेज के ऊपर आक्रमण करता है। देखिए, होता क्या, अंग्रेज के ऊपर आक्रमण करने का एक यही तो वजह नहीं है कि कलकत्ता का किलाबंदी कर रहा था, यह तो वजह है ही है। साथ ही साथ अंग्रेज और शौकत जंग घसीटी बेगम मतलब शौकत जंग और घसीटी बेगम का अंग्रेज साथ दे रहा था, जो सिराजुद्दौला का विरोधी था। अंग्रेज भी एक तरफ से सिराजुद्दौला का क्या था? विरोधी था। अंग्रेज भी नहीं चाह रहा था कि सिराजुद्दौला क्या बने? बंगाल का नवाब बने। इसके कारण जून 1756 ईस्वी को अंग्रेज के ऊपर जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार आपको बताए थे। कासिम बाजार पर अंग्रेज का अधिकार था। कासिम बाजार और कलकत्ता के ऊपर आक्रमण करता है। तो जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार और कलकत्ता के ऊपर आक्रमण करता है। कौन करता है? तो सिराजुद्दौला करता है। उस समय कलकत्ता का गवर्नर था। कलकत्ता का गवर्नर कौन था? रोजर ड्रैंक। और कलकत्ता का सेनापति था मिंचिन। रोजर ड्रैंक गवर्नर था और सेनापति था मिंचिन। यह दोनों जब कलकत्ता के ऊपर सिराजुद्दौला आक्रमण करता है तो यह दोनों भागकर यह दोनों ही नहीं, बहुत सारा अंग्रेज भागकर यह सब भागकर फुल्टा द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित था फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेता है। फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेता है। और यहाँ पकड़ा कौन जाता है? फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेता है। यहाँ कुछ अंग्रेज पकड़ा जाता है। हॉलवेल के साथ 146 अंग्रेज को पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता है? सिराजुद्दौला पकड़ लेता है। यहाँ और क्या घटना होता है? यहाँ कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर देता है। देखिए, लगभग 5 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण करता है और 16 जून 1756 को कलकत्ता के ऊपर आक्रमण करता है। उस समय कलकत्ता का गवर्नर रहता है रोजर ड्रैंक और सेनापति रहता है मिंचिन। तो यह सब बहुत सारा अंग्रेज भागकर कहाँ चल जाता है? फुल्टा द्वीप पर शरण लेता है। लेकिन हॉलवेल और उसके साथ 143 अंग्रेज, टोटल मिलाकर हो गया 146 अंग्रेज को सिराजुद्दौला पकड़ लेता है। और पकड़कर आगे बताते हैं पकड़कर कहाँ रखता है। और कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर देता है? अलीनगर कर देता है। और अलीनगर का प्रभारी बनाता है। प्रभारी किसको बनाता है? मानिक चंद को। तो अलीनगर का प्रभारी किसे बनाता है? मानिक चंद को बनाता है।
मानिक चंद को। यह घटना समझ गए। अब देखिए होता क्या है, यहीं पे आप सुने होंगे ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना का, यह काल कोठरी की घटना। तो होता क्या है, हॉलवेल के साथ जो 146 अंग्रेज पकड़ाता है उसको 18/14 के कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ हम समझते हैं, यह बात आप समझ गए होंगे, इतना बात समझ गए होंगे कि सिराजुद्दौला कौन था, अली वर्दी खां का नाती था। नाती को ही क्या कहा जाता है, दोहित कहा जाता है। जो पुत्री का पुत्र है उसे दोहित कहा जाता है। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो उसका विरोधी कौन कौन रहता है, शौकत जहां, घसीटी बेगम, अंग्रेज रहता है, और सारा विरोधी देखेंगे। और देखिए अंग्रेज कोलकाता का फ्रांसीसी चंदनगर का किलाबंदी करना शुरू करता है। क्यों शुरू करता है, क्योंकि कर्नाटक का तीसरा युद्ध की शुरुआत हो जाता है। इसके कारण अंग्रेज कोलकाता का फ्रांसीसी चंदनगर का किलाबंदी करना शुरू करता है। तो वहां से सिराजुद्दौला आदेश देता है कि आप दोनों किलाबंदी करना बंद कीजिए, लेकिन अंग्रेज बंद नहीं करता है, फ्रांसीसी बंद कर देता है। इसी कारण अंग्रेज को सजा मतलब देने के लिए सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से, उस समय सिराजुद्दौला का राजधानी क्या था, मुर्शिदाबाद से कोलकाता आता है। जून में इसके ऊपर आक्रमण करता है, तो काशी मजार पर पहले आक्रमण करता है और काशी मजार से अंग्रेज को हटा देता है। फिर कलकत्ता के ऊपर आक्रमण करता है और कलकत्ता से अंग्रेज को हटा देता है। उस समय कलकत्ता का गवर्नर रहता है रोजर ड्रैक और सेनापति रहता है मिनचिन। कलकत्ता गवर्नर रहता है रोजर ड्रैक और सेनापति रहता है मिनचिन। यह सब भागकर, मतलब रोजर ड्रैक, सेनापति, मिनचिन भागकर फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ले लेता है। फुल्टा द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, समझ गए। और वहां पकड़ा कौन जाता है, तो हॉलवेल के साथ 146 अंग्रेज को पकड़ लेता है सिराजुद्दौला और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। आगे बताते हैं। और कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर देता है, सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर देता है और इसका प्रभारी बनाया जाता है मानिक चंद को। इसका प्रभारी किसे बनाया जाता है, मानिक चंद को। यहाँ से आगे समझते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, इसे ही ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। ब्लैक होल की घटना कब होता है, तब 20 जून 1756 ईस्वी को। क्या होता है इसमें, हम आपको बताएं, 18x14 के कमरे में, 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरे में हॉलवेल सहित 146 अंग्रेज को बंद कर दिया जाता है। देखिए इसका वर्णन कहाँ मिलता है कि हॉलवेल मतलब ब्लैक होल की घटना हुआ था। इसका वर्णन जो है हॉलवेल के द्वारा किया जाता है। हॉलवेल ने अपनी पुस्तक, हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव एज वंडर, अलाइव द वंडर में करता है, अलाइव द वंडर में करता है, अलाइव द वंडर में करता है। देखिए 18x14 फीट के कमरे में 146 आदमी को नहीं बंद किया जा सकता है। यह हॉलवेल द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत घटना था। यह हॉलवेल द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत घटना था और हॉलवेल ने ही अपनी पुस्तक ए लाइव द वंडर में किया था इसके चर्चा। देखिए तो यह बात आप समझ गए कि काल कोठरी की घटना का चर्चा कहाँ मिलता है, तो हॉलवेल की पुस्तक और लाइव द वंडर में मिलता है। इसमें होता क्या है, जब 146 अंग्रेज को 20 जून 1756 ईस्वी को बंद किया जाता है तो अगले सुबह जब देखा जाता है तो इसमें से 123 अंग्रेज का निधन हो जाता है। 123 अंग्रेज का निधन हो जाता है। 123 अंग्रेज का निधन हो जाता है। इसी घटना का वर्णन हॉलवेल के द्वारा किया जाता है और लाइव द वंडर में कहा जाता है। देखिए उसी समय का इतिहासकार, उस समय का इतिहासकार था गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन की पुस्तक, गुलाम हुसैन की पुस्तक उसी समय का
इतिहासकार था गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन की पुस्तक है सियारुल मुत्करीन। सियारुल मुत्करीन। सियारुल मुत्करीन में इसकी चर्चा नहीं मिलता, इसकी चर्चा नहीं मिलता है। सियारुल मुत्करीन में इसकी चर्चा नहीं मिलता है। उस समय का इतिहासकार था, यह बात आपको याद रखना था। उस समय के इतिहासकार है गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन की पुस्तक है सियारुल मुत्करीन। सियारुल मुत्करीन में इस घटना का चर्चा इस यहाँ पे लिख लेना है, इस घटना का चर्चा नहीं मिलता है। इसी से कुछ मतलब उस समय का मतलब इतिहासकार के द्वारा बताया गया कि हॉलवेल के द्वारा यह मनगढ़ंत कहानी बनाया गया सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए। तो इसी घटना को खालकोशी की घटना या ब्लैक होल की घटना कहा जाता है, जो 20 जून 1756 ईस्वी को घटा था। इसमें क्या हुआ था, 146 अंग्रेज को 18/14 के कमरे में बंद कर दिया था। उसमें कौन शामिल था, हॉलवेल भी शामिल था। जो 123 अंग्रेज मर जाता, उसमें 23 जो अंग्रेज जिंदा रहता है, 23 अंग्रेज जिंदा रहता है, उसमें हॉलवेल भी जिंदा रह जाता है। और हॉलवेल के द्वारा ही यह घटना का वर्णन किया जाता है, वो अपनी पुस्तक इसमें अलाइव द वंडर में। उस समय का जो समकालीन इतिहासकार था गुलाम हुसैन, उसके पुस्तक सियारुल मुत्करीन में इस घटना का चर्चा देखने को नहीं मिलता और कहीं भी नहीं देखने को मिलता। इसलिए माना जाता है कि हॉलवेल के द्वारा यह मनगढ़ंत कहानी बनाया सिराजुद्दौला को बदनाम करने हेतु। तो यह आप ब्लैक होल की घटना समझ गए होंगे। हम इससे आगे के क्लास में देखेंगे। आगे के क्लास में देखेंगे कि सिराजुद्दौला को किस तरह पलासी के युद्ध में हटा दिया, मार दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मीर जाफर के बारे में, उसके बाद मीर कासिम के बारे में, फिर बक्सर के युद्ध के बारे में, फिर बंगाल के देश शासन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।